हेलो एवरीबॉडी। क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक नया टॉपिक। इस टॉपिक का क्या नाम है? अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इस अध्यारोपण के सिद्धांत में हम लोग कुछ इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, अच्छे से, बड़े अच्छे से समझेंगे। आइए सीधे हम टॉपिक पे बात करते हैं। यह सिद्धांत कूलॉम से ही रिलेटेड है। यह सिद्धांत हमारा कूलॉम से ही रिलेटेड है। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है कि कूलॉम के नियम के बारे में चर्चा किया है। कूलॉम ने जो नियम दिया था, कहा था कि सर यदि दो बिंदु आवेश हैं, यदि दो बिंदु आवेश हैं हमारे, ठीक, अब वे दोनों एक निश्चित दूरी r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच जो हमारा बल कार्य करेगा किसके माध्यम से निकाला गया सर? कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम से, यानी कि दो बिंदु आवेशों पे जो लगने वाले बल होते हैं उनको किस नियम से निकाला गया था? कूलॉम के नियम से निकाला गया था। ठीक है। लेकिन अगर यदि यदि बहुल आवेश, यदि बहुल आवेश, बहुल आवेश का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक आवेश हो तो, अगर दो या दो से अधिक आवेश होता है तो किसी एक पर, तो किसी आवेश पर, किसी आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा, अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बल की गणना किससे निकालते हैं सर? अध्यारोपण के सिद्धांत से करते हैं। देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि अभी तक हम लोगों ने दो बिंदु आवेश के बारे में पढ़ा था, जिसका कूलॉम ने नियम दिया था, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाले बल है कूलॉम के नियम से आराम से निकाल लिए थे। लेकिन अब जब दो या दो से अधिक आवेश होते हैं, अब किसी एक आवेश पे बल लगाते हैं, उन बलों की जो गणना करते हैं किसके माध्यम से करते हैं? अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण ने एक अपना सिद्धांत दिया कि यदि मान लीजिए किसी निकाय में, यदि किसी निकाय में, ठीक है, यदि किसी निकाय में, ठीक है, यदि किसी निकाय में, ठीक है, लिखते यहाँ पे छोड़ दिया हूं, थोड़ा लिख लीजिएगा। किसी निकाय में लिख लीजिएगा, किसी निकाय में, यदि किसी निकाय में दो से अधिक आवेश आते हैं, यानी कि बहुल आवेश आते हैं, तो उन आवेशों के कारण, उन आवेशों के कारण किसी एक पर जो लगने वाले बल है, जो लगने वाला बल है, यानी किसी एक आवेश पे लगने वाले बल की गणना किस सिद्धांत से करते हैं हम लोग? अध्यारोपण के सिद्धांत से करते हैं। ठीक है। आइए हम जानते हैं कि इसका सिद्धांत है क्या चीज। लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आवेश कितने हैं सर? बहुत सारे, Q1 Q2 Q3 और Qn। n का मतलब बहुत आवेश हो गए, लेकिन आवेश यहाँ पे क्या हो गए? बहुत सारे आ गए। तो यहाँ पे इस सिद्धांत के अनुसार क्या हम लोगों को मिलेगा कि हम जानेंगे, इसमें यही लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार, है ना, बहुल आवेशों के बीच, अगर मान लीजिए किसी निकाय में बहुत सारे आवेश रखे गए हैं, यानी Q1 Q2 Q3 Qn तक रखे गए हैं, इन पर किन्हीं दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है
मान लीजिए 1 और 3 के बीच बल लग रहा है, इन पर लगने वाला जो बल होगा अन्य आवेशों के कारण इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि पिछले में हम लोग पढ़ चुके हैं, कूलाम की स्थितियों के बारे में जान चुके, उसमें सब चीज क्या कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया है ना। यानी कि बहुत बहुत सारे आवेश हैं, किसी निकाय में उपस्थित है, तो किन्हीं दो आवेशों पे जो लगने वाला बल होगा ना, वो अन्य आवेशों के कारण, ठीक है, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि सर इन दोनों आवेशों पे इनके कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे देखते हैं सर, लिखेंगे यहाँ पे बहुल आवेश, बहुल आवेशों के निकाय में, कि निकाय में किन्हीं दो आवेशों पर, किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला बल, ठीक है, इन दोनों आवेशों पे जो बल लग रहा है, अन्य आवेशों के कारण, यहाँ पे बल के बाद से पर लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, पर, अन्य आवेशों के कारण, किसके कारण, अन्य आवेशों के कारण, है ना, अन्य आवेशों के कारण क्या होता है, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर। इन दोनों पे जो बल लगेंगे, तो इन दोनों बलों पर लगने वाला कण इन सभी आवेशों की उपस्थिति के कारण, इन सभी आवेशों की उपस्थिति के कारण इन पे कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अतः हम ये जानेंगे कि इन सभी आवेशों के, ठीक है, अतः यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि सभी आवेशों के निकाय के कारण किसी एक पर, लिखेंगे यहाँ पे सभी आवेशों के निकाय के कारण, ठीक है, यानी कि इसके इन सभी के कारण किसी एक पर, देखिएगा सर, किसी एक आवेश पर, कितने आवेश पे, किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर लगाया गया बल, किसी एक आवेश पे लगाया गया बल, तो किसी एक आवेश पे जो बल होगा हमारा F1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F1 बल। अन्य सभी आवेशों के बलों के योग की क्या होता है, बराबर होता है। अन्य सभी आवेशों के बलों के, अन्य सभी आवेशों के बलों के योग के बराबर होता है। देखिए सर, यानी कहने का मतलब यह है कि ये हमारा सभी आवेश है, ठीक है, यानी कि बहुल आवेश निकाय में है, यानी कि सभी आवेशों के निकाय के कारण, यानी कि सभी आवेश निकाय में उपस्थित है, तो उपस्थित होने के कारण मान लीजिए कि हमारे Q1 पे अगर बल लग रहा, Q1 पे बल लगा तो हमारा F1 हो जाएगा। अब इस पर जो लगने वाला बल है वो हमारा क्या होगा, इनका बल और इनका बल और इनका बल, यानी कि सर देखिएगा, अच्छे समझिएगा, Q1 पे ना ये वाला भी बल लगाएगा,
Q1 पर भी यही बल लगाएगा, Q1 पर ही ये वाला भी आवेश बल लगाएगा, यानी कि 2 वाला भी लगाएगा 1 पे, 3 वाला भी लगाएगा, N वाला भी लगाएगा, किस पे लगाएगा, Q1 पर बल लगाएगा। तो इस पे जो लगने वाला बल होगा हमारा F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। आइए F1 क्या होगा, अन्य सभी आवेशों पे जो लगने वाले बल होंगे, तो सर इस पे जो बल लगेगा हमारा, इसके और इसके बीच का जो बल लगेगा ना, R12 है ना, तो यहाँ पे F12 हो जाएगा। इस पे बल लगेगा ना, तो R13 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F13 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, R1N है ना, तो क्या हो जाएगा, F1N हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है ना सर, कि इस पर जो हमारा लग रहा है दूसरे के माध्यम से पहले पे बल लग रहा है। आई यहाँ पे ये F13 का मतलब हो गया, F13 का मतलब हो गया तीसरे के माध्यम पे पहले पे बल लगाया जा रहा है। Fn यानी कि F1N का मतलब हो जाएगा N वाले आवेश के कारण पहले पे बल लगाया जा रहा है। बाबू अच्छे से समझना, यहाँ पे F12 का मतलब क्या हुआ, कि दूसरे आवेश के कारण, दूसरे आवेश के दूसरे आवेश के द्वारा, दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर, पहले आवेश पर बल, यानी कि इसको हम लोग ए कहते हैं। इसका मतलब यह समझते हैं कि सर दूसरे के द्वारा हमारा पहले आवेश पे क्या लगा है, बल लगा है। वैसे यहाँ पे F13 है तो तीसरे के माध्यम से पहले पर बल लगा है, F1N है तो N के माध्यम से पहले पे बल लगा है। हो गया कि नहीं हो गया, इतना तो समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए आगे देखिए, आगे लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो हमारा F1 होगा, नहीं उधर नहीं जाते यही लिख देते हैं, जो F1 होगा अन्य सभी बलों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। सब लिखेंगे F12 प्लस F13 प्लस F डॉट डॉट प्लस F1N हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F1 बराबर F12 प्लस F13 प्लस F डॉट डॉट प्लस F1N हो जाएगा। यही हमारा क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब इन पे अलग अलग बलों की अगर हम गणना करेंगे, अगर इन पे हम अलग अलग बलों की गणना करेंगे तो देखिए सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा हम लोग को ताम झाम नहीं लेना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए F12 का अगर निकालना है, F12 का अगर निकालना है तो 1/4 पाई तो कॉमन है, यानी कि कंपलसरी ये रहेगा, नियतांक करना है। पहले और दूसरे के बीच में देखिए, पहले और दूसरे के बीच R1 कितना है हमारा, R12 है, ठीक है, क्या है, R12 है। आवेश क्या है, Q1 और Q2, आवेश तो हम लिख देंगे Q1 और Q2 हो जाएगा, और दूरी क्या हो जाएगा, R12 का स्क्वायर कर देंगे। वैसे अगर हम लिखते हैं पहले और तीसरे के बीच का बल निकालेंगे तो हो जाएगा F13, क्या हो जाएगा, F13 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो रह जाएगा। लेकिन Q1 Q2 की जगह क्या है, Q1 तो हर एक में आएगा, लेकिन यहाँ पे तीसरा है तो क्या कर देंगे, Q3 कर देंगे। आर तो जहाँ पे 2 है वहां पे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। वैसे हमारा F1N का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। अब N वाले की जगह पे क्या लिख देंगे, Qn हो जाएगा। 1 तो सब में कॉमन रहेगा, 1 कभी बदलेगा नहीं। और क्या हो जाएगा, R1 के बाद से यहाँ पे क्या लगा देंगे, N का स्क्वायर। ये हमारा इतना मानना है, ठीक है, ये हमारा F12 F13 F14 का मानना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, उस फार्मूले पर, इस फार्मूले पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, इस फार्मूले पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब पुट करके फाइनली F1 का मान निकालेंगे, जो आपको पता हो जाएगा कि हाँ इसका मान यही आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए यहाँ तक। हो गया, चलिए मिटाते हैं। मान को रखना है केवल अपने को, क्या करना है, मान को रखना है। नहीं, इस फार्मूले को मान को रखते हैं,
F1 बराबर क्या दिया है, F12 प्लस F13 प्लस एंड सो वन डॉट डॉट F1n। तो यहाँ पे देखिए सर, कैलकुलेशन किया जाए, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए F12 का मान क्या है, F12 का मान क्या है, इसका तो मान निकालना है, तो इसका तो कोई मान रखेंगे नहीं, बस इसका मान निकालना है। देखिए F12 का मान क्या आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का क्या है, F13 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में रहेगा। अब इसका यहाँ वाला इधर वाला देखो क्या है, Q1 तो रहेगा, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे Q3, तीसरा है तो Q3 हो जाएगा, 1 तो बने रहेगा, R1 तो बने रहेगा, बस यहाँ पे क्या लगा देना, जहाँ जहाँ 1 2 3 आ रहा वहीं वहीं पे बदल के मान को रख देंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, n वाला टर्म है, क्या है n वाला, तो पहले तो 1 है, 1 और n हो जाएगा तो Qn हो जाएगा अपान में r, तो 1 तो 1 रहेगा, यहाँ पे n इसका करेंगे, ठीक। अब देखिए सर, यहाँ से हम क्या करते हैं, सब में से Q1 और 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले, Q1 इसमें भी, Q1 इसमें भी, Q1 इसमें भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई, सब में जो सारे में मिल रहा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेते हैं, कॉमन करके बाहर निकालेंगे, यानी कि सब में से इसको हम कॉमन करके बाहर निकालेंगे। देखिए निकालिए यहाँ से बाहर, एकदम बाहर निकालिए। अब ये Q1 जो ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे कॉमन जिसको ले लेते हैं ना, उसको उसके स्थान से क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब इसमें से कॉमन ले लेते हट गया कि नहीं, इसके स्थान से हट गया। अब Q1 जो कॉमन है, Q1 हट गया, तो यहाँ बचा क्या, Q2 अपान R12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा Q3 अपान R13 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, प्लस क्या हो जाएगा Q1 अपान R1n स्क्वायर। ये रहा हमारा अध्यारोपण का फाइनली रिजल्ट जो आपके सामने आ चुका है, ठीक है। हो जाएगा यहाँ तक, नहीं आएगा तो इसको एक बार वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं फिर, जय हिंद।